हेलो जी। गुड इवनिंग सारे लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो समझ जाना। ठीक है, तो यार हमारे आईआईटी जैम 23 के फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, ये जो वीडियो होगा यहां पे मैं फॉर्म्स से पहले कुछ आपके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके साथ फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें कैसे रखनी है, इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी आईआईटी जैम से रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पे बहुत आराम से मिल जाएंगे, जाओ जाके देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यार कि देखो आपके यहां पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सितंबर 7 मतलब आज से आपका आ चुका है। और अगर लास्ट डेट की बात करो दैट इज अक्टूबर 11। तो भाई लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत आपको हो जाएगी। कभी कभी डेट एक्सटेंड भी हुए हैं पास्ट में, बट इसके भरोसे मत रहना कि डेट एक्सटेंड होगा या कुछ होगा। आप जितनी जल्दी हो सके इसका फॉर्म जो है प्लीज फिल कर देना। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो होगा जनवरी 10 से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 23 में जनवरी 10 से आपको मतलब इसके एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएंगे। फरवरी 12 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोटेक के हो, जिसके भी, इकोनॉमिक्स को किसी के भी हो। तो बेसिकली आपका एग्जाम जो होगा 12 ऑफ फेब को आपका हो जाएगा। ठीक है, और मार्च 22 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। प्रोबेबली मार्च 22 उससे पहले ही आ जाता है, तो मार्च 22 मान के चलो कि तब तक तो कम से कम रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर आईआईटी जैम 23। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो यार यहां पे अगर आप प्लीज जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ है, आप एक बार प्लीज इसको रीड कर लेना। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो शायद अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह का होगा, आपको पता होगा। ये एग्जाम जो होता है आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको 60 मिल जाएंगे। ठीक है, आपके 10 एमसीक्यू प्लस 1 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 1 और -1/3, मतलब प्लस अगर सही करोगे तो +1 और अगर गलत करोगे तो -1/3। उसके बाद फिर अगले 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मतलब इस रेंज में मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, +2 एंड -2/3। फिर आपको 10 एमसीक्यू 10 एमएसक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके 20 जो होंगे फिर एनईटी क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, 60 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो एग्जाम का पैटर्न है, ये तो हर साल ही होता है, ये आप बहुत आराम से देख सकते हो आराम से। ठीक है, आप पीवाईक्यूज चेक करोगे आपको दिख जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, क्या पैटर्न रहता है, तो उसके बारे में बात करके फायदा ही क्या होगा, है ना। तो ठीक है, मतलब ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो आपका 9:30 AM टू 12:30 PM तक आपका केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन तीनों के जो बच्चे मतलब केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होगा वो आपका 12 तारीख को 9:30 बजे दिन में होगा। ठीक है, 9:30 से 12:30। और अगर इसकी बात करें आफ्टरनून में आपका 2:30 से 5:30 के बीच में आपका बायोटेक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये जो 4 पेपर हैं आपके, ये जो 4 पेपर हैं ये आपके होंगे आफ्टरनून में ऑन द सेम डे 12 ऑफ फेब को। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप ये बात करो फी की, अगर एग्जामिनेशन फी की बात करो तो 900 फी है आपकी फॉर फीमेल कैटेगरीज, मतलब फीमेल जितने फीमेल्स है उनके लिए, और बाकी एसटी एससी कैटेगरी के लिए भी फी जो है दैट इज 900, और जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका फी है दैट इज 1800। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा जो एक से ज्यादा पेपर देता है, ठीक है, मतलब मान लो देखो पहली बात, अगर आप एक से ज्यादा पेपर दे रहे हो तो मेक श्योर कर लेना कि एक यहां से सेलेक्ट किया, एक यहां से सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेम टाइम पे आप दोनों पेपर सेलेक्ट करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप फिजिक्स दे रहे हो तो मैथमेटिक्स का दे सकते हो, फिजिक्स दे रहे हो तो केमिस्ट्री का दे सकते हो, फिजिक्स दे रहे हो तो जियोलॉजी का दे सकते हो, मैथमेटिकल दे रहे हो तो आप केमिस्ट्री, ऑब्वियस है ना, ये ऑब्वियस बात है, बताने की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी अगर आप पेपर चूज करोगे, अगर आप एक से ज्यादा मतलब 2 पेपर आप दे ही सकते हो, इससे ज्यादा कोई एग्जाम है ही नहीं, तो अगर आप 2 पेपर चूज करते हो फॉर दैट आपका यहां पे फीमेल कैंडिडेट और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 1250, और आपका मतलब जो जनरल कैटेगरी और बाकी उसको छोड़ के जनरल ओबीसी जो भी है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, सबके लिए जो आपकी फीस रहने वाली दैट विल बी 2500। तो ये होगी आपकी फी की बातें। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। यहां पे ये वही हो गया आपका, ये सब देख लेना, इस पे सेम ही चीज है, अलग कुछ भी नहीं है यहां पे। ठीक है, चलो ये भी वही है, फीमेल ऑल कैटेगरी, देख लेना इसको आराम से। इसके बारे में क्या ही बात करें। हाँ, बात होगी कि आपके पिक्चर्स और आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। सिग्नेचर आपका प्रॉपर वे में, जैसे आप फुल साइन अपना करते हो, साइन प्लीज वैसा ही रखना। अगर आप पिक्चर्स की बात करो, आपका जो वहां पे पासपोर्ट साइज जो आपको फोटो वहां पे अटैच करना है, आपको वहां पे जो अपलोड करना है, वो फोटो आपके सनग्लासेस के साथ नहीं होने चाहिए। नॉर्मल ऐसे स्पेक्स जो है वो आप पहन सकते हो, या फिर स्पेक्स नहीं पहनो, कैप वगैरह मत पहनना। बैकग्राउंड कोशिश करना कि आपका व्हाइट ही रहे, अगर बैकग्राउंड व्हाइट है, या फिर व्हाइट ही कोशिश करना कि बैकग्राउंड व्हाइट ही रहे, नहीं तो फिर वो वार्निंग भेज देते हैं। तो हर चीज से बचने के लिए, मतलब फालतू क्या आप यार वो एक बार आपको अपडेट करेंगे कि भाई वो वार्निंग देंगे, ये करेंगे, उससे बेटर है कि आप प्लीज अपना पिक्चर जो भी है उसको क्लिक करवाना तो बैकग्राउंड को जो उसको व्हाइट रखना है, कोई हल्का सा कलर रखना।
ठीक है, कोई हल्का सा कलर रखना, बट प्लीज रेड पिंक इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड मत रखना। जो आपका एडिट कर रहा होगा बंदा स्टूडियो में, उसको ही बोल देना कि भाई बैकग्राउंड जो प्लीज उसको व्हाइट ही रखना। फेस सीधा होना चाहिए, ऐसे घुमा हुआ या ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मेरा ये इधर अच्छा आता, ये प्रोफाइल अच्छा, राइट प्रोफाइल अच्छा था, लेफ्ट, ऐसा कुछ मत रखना। ठीक है, सीधा मतलब ऐसे स्ट्रेट ऐसे खड़े होकर आप फोटो अपना आराम से खिंचवा सकते हैं, खिंचवा के बस प्लीज उसको अपलोड कर देना। पिक्चर में यहां पे कंपलसरी नहीं होता कि नीचे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ या पिक्चर जिस दिन लिया हुआ उसका डेट होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता। ठीक है, तो आप सिंपल कोई आपका पासपोर्ट साइज है फोटो तो आप यहां पे सीधा अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ इमेज का साइज दिया हुआ है, देखो इमेज का साइज कहीं कहीं पे यहां पे मेंशन होगा कि आपका इमेज का जो साइज है ये ऐसा कुछ होगा यहां पे 160 इंटू 1। देखो अगर आप कोशिश करना कि आपका इमेज जो है इस साइज में रहे, अगर इस साइज में ना हो तो अलग अलग तरह के रिसाइजर आपके आते हैं। ठीक है, आप वेब पे सर्च करना पिक्चर रिसाइजर, या फिर आईआईटी जैम के इसमें जाकर वहां पे क्रॉप का ऑप्शन आता है, तो जो पार्ट आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको बस क्रॉप करके वहां पे अपलोड करना। लेकिन पिक्चर जो है कोशिश करना दोनों ही पिक्चर जो है वो 50 से लेकर 200 केबी के बीच में ही रखना। ठीक है, 50 से, चाहे सिग्नेचर की बात करें चाहे आप पिक्चर की बात करो, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा, दोनों को कोशिश करना 150 केबी के आसपास, दोनों को 50 से 150 केबी के बीच में रखना, आपका दोनों अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये देखो अलग अलग तरह के सिग्नेचर जो है ये इन्होंने कर रखे हैं, तो इस तरह के सिग्नेचर ये आपके एक्सेप्टेबल हैं। इस तरह के सिग्नेचर अपलोड मत करना, नहीं तो फालतू में वो ये करेंगे, सारे कैपिटल्स में ऐसे सिग्नेचर मत कर देना। ठीक है, और हाँ और एक इंपॉर्टेंट बात, रेड कलर, पिंक कलर, किसी और कलर से सिग्नेचर मत करना। सिग्नेचर करना तो प्लीज ब्लू, आप ब्लू कलर का ही यूज करना, या तो ब्लू यूज करना या ब्लैक यूज कर सकते हो, ब्लू ब्लैक छोड़ के कोई दूसरा यूज मत करना। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें होगी। अच्छा उसके बाद फिर बात कर ले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो क्या है, आप यहां पे देख लोगे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एमएससी फिजिक्स में आप जा रहे हो, इसको प्लीज आप जिसका भी फॉर्म भरोगे उससे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो प्लीज हर केस में रीड कर लेना। मैं फिजिक्स का आपको समझा देता हूं। फिजिक्स के केस में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि गांधीनगर में आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे, भिलाई, बीएचयू इनमें क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बीएससी या बीएस के बच्चे हो तो इस केस में आपके 2 ईयर जो आपका बीएससी का यहाँ पे मतलब फिजिक्स का होना चाहिए, और मैथमेटिक्स जो एटलीस्ट आपका 2 सेमेस्टर या 1 साल में होना चाहिए। आपका ईयर सिस्टम है तो मैथमेटिक्स आपका 1 साल में होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो आपका 1 साल में होना चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर में, या फिर 1 साल पूरा 1 साल में। और अगर आप फिजिक्स के हो तो फिजिक्स जो है मिनिमम आपके 4 सेमेस्टर या 2 साल में आपका होना चाहिए फिजिक्स। ठीक है, जो बीएससी जनरल वाले बच्चे हो तो 3 साल में ही सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आप बहुत आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो। साथ में आपके 12 में कोई एसेंशियल सब्जेक्ट है क्या, यहां पे लिखा हुआ सीधा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 12 के केस में एमएससी फिजिक्स के जितने भी कोर्सेज यहां पे, जैसे जॉइंट एमएससी पीएचडी जो आपका हो गया, जैसे आपका भुवनेश्वर में हो गया या केजीपी में हो गया, यहां पे आप देखोगे इनमें कहीं भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन फिजिक्स आईआईटी कानपुर की अगर बात करें, इनमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेम उसी तरह का है कि आपका नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, फॉर बीएससी बीएस डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, वही हो गया आपका 2 साल जो फिजिक्स होना चाहिए, या 4 सेमेस्टर जो है वो आपका फिजिक्स होना चाहिए। बहुत आराम से हर चीज मेंशन है यहाँ पे। तो देखो अगर आप बीएससी जनरल के बच्चे हो आराम से फॉर्म भर सकते हो, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से बहुत आराम से फॉर्म भर दो, बीटेक है आपका आराम से फॉर्म भर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर किसी के ऐसा हो गया कि आपने अगर बीएससी फिजिक्स अगर आपका है इन केस, या बीएससी जनरल है, और अभी तक अगर आपका सेकंड ईयर तक में मैथमेटिक्स नहीं है कहीं पे, तो प्लीज थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स जो है उसको एज एन ऑप्शनल पेपर ले लेना, सब्सिडरी पेपर जो भी आप बोलते हो वो प्लीज ले लेना, ताकि आप कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आप मैच कर सको, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। तो ये बातें होगी यहाँ पे, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी तरह से आप रीड कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे हो गया ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन जियो फिजिक्स आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कंपलसरी कर रखा है कि अगर आपने क्लास 12 में अगर मैथमेटिक्स ले रखा है तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके यहाँ पे बैचलर डिग्री टुगेदर विद ईदर ऑफ द फॉलोइंग विद मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन, देखो जैसे जियोलॉजी सब्जेक्ट फॉर 6 सेमेस्टर और 3 ईयर, एंड 2 फिजिक्स जो हो गया ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, एंड +2 मैथमेटिक्स, या फिजिक्स सब्जेक्ट जो हो गया फॉर 6 सेमेस्टर, मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप एक बार इसको पूरा ढंग से रीड कर लेना। जैसे अगर आप ये हो गया आपका जैसे एमएससी पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस, अगर इसकी बात करो तो यहां पे भी आपका +2 में ये मैथमेटिक्स डिमांड करेगा, और एनी वन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 ईयर 4 सेमेस्टर लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ। ठीक है, ये आप बहुत आराम से रीड कर लेना एक बार।
आप जिसके लिए मतलब देखो, फिलहाल अगर आप टारगेट ये करो ना मेरे को एमएससी फिजिक्स ही करना है, तो एटलीस्ट एमएससी फिजिक्स से सारे क्राइटेरिया रीड कर लेना अच्छे से, जितना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको रीड कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास जनरल, अगर मैं ये मान के चलूं कि आपने 2 साल फिजिक्स पढ़ी है और 1 साल आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाकी बीटेक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा, आप जब होम पेज ओपन करोगे, आपको होम पेज जो कुछ ऐसा दिखेगा, आईआईटी गुवाहाटी का बड़ा बढ़िया सा वेबसाइट है, आईआईटी जैम 23 यहां पे दिया हुआ ज्वाइंट, ये जो भी, ठीक है। आप अगर चाहो तो यहां पे ये इस वाले पार्ट से ब्रोशर जो उसको आप यहां पे रीड कर सकते हो। अगर आपने रीड कर लिया, जितनी बातें मैंने बताई, अगर आप मैच कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इस पे जा सकते हो, आईआईटी जैम 23 एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन पोर्टल ऑन करोगे, आपका पोर्टल जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपसे ईमेल आईडी, इनरोलमेंट आईडी या पासवर्ड जो ये मांगेगा, बट इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पे विजिट कर रहे हो, तो न्यू यूजर में जाना, क्लिक हियर टू रजिस्टर। आपने पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या मांगा जाएगा सर आपसे? तो रजिस्ट्रेशन में आपसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है ना, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम हो गया आपका, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, ये 3 चीजें आपसे मांगी जाएगी। ईमेल आईडी और फोन नंबर जो होगा आपका वेरीफाई होगा, क्योंकि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे फर्दर फ्यूचर के, जो आईआईटी जैम की साइट से जाएगा, सारे जो है आपके ईमेल आईडी पे और आपके फोन नंबर पे ही जाने वाला। तो प्लीज फोन नंबर या ईमेल आईडी वही जो आप रेगुलर यूज करते हो, या जिसको आप अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी कहते हो या ऑफिशियल फोन नंबर कहते हो, प्लीज उसी का यहां पे यूज करना। स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, सिर्फ उसी का यूज करना, कोई दूसरा ये नहीं कि रॉकस्टार या किसी मतलब कभी फेक आईडी बनाई होगी किसी बंदी को देखने के लिए, या वो सब ईमेल आईडी यहां पे यूज मत करना, ठीक है। जो आपका ऑफिशियल है प्लीज आप उसी का यूज करना। तो ये आपको फील करना। अच्छा, एक जो केस होता है वो मैं आपको जनरल यहां पे बताता हूं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के कुछ रीजन में, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में, आपके जो नेम होते हैं, आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आप जिस तरह से यूज करते हो, जैसा आपके बोर्ड में है, ठीक है, आपका जो स्टेट बोर्ड है उसके जैसे भी है वहां पे आप उसका यूज करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप वो नाम उस फॉर्मेट में अगर यूज करते हो, क्योंकि आपके में ऐसा होता है ना कि आपका सरनेम पहले आ जाता है, फर्स्ट नेम सरनेम होता है आपका, फिर आपका फादर का नाम आता है, जैसे भी आता है, तो उसके लिए आपको बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको कोर्ट से एक एफिडेविट करा के फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने आईआईटी में जहां पे भी आपका एडमिशन होगा वहां पे आपको यह सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सरनेम ये जो भी होता है, आप जिस फॉर्मेट में आपका 10th का है, 10th के मतलब डॉक्यूमेंट में जैसा है, आप प्लीज उसी का यूज करना, ठीक है। जब एडमिशन हो जाएगा तो कोर्ट से एफिडेविट करा के आप प्लीज उसको सबमिट करना, लेकिन प्लीज नाम को चेंज मत करना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, नाम को चेंज मत करना, क्योंकि अगर दोनों नाम अलग अलग दिख गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आपका क्लास 10th में जो नाम है, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम जो भी है, आप प्लीज उसका उसी के अकॉर्डिंग प्लीज फॉर्म को यहां पे फिल कर देना। तो ये सारी चीजें जब आप फिल कर दोगे, ये आपका हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप पूरा कर लोगे। आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड डालना, कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल देना, कैप्चा आ जाएगा, बस आपका रजिस्ट्रेशन का काम जो यहीं पे हो गया। रजिस्ट्रेशन जो यहीं पे हो जाएगा, आपका इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आपसे बोला जाएगा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करने को। कभी कभी इनको आने में 5-7 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है, सही बता रहा हूं, इसको आने में 5-7 मिनट का टाइम लग जाता है। आप पेशेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा जो इसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जो इस पे आप जा सकते हो। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे, यहां पे भी आपके पास वही ऑप्शन आएगा कि आप अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर जो वेरीफाई कर लो। तो 5-7 मिनट वेट कर लो, वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही अगले स्टेप की तरफ जाना, ठीक है, क्योंकि फिर फालतू में वेट मत करना इस चीज का। वैसे हो जाता है, बात के अगले स्टेप में भी जाके कहीं पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहां पे देखो, एक बार ईमेल आईडी वेरीफाई करने को बोला जाएगा, एक बार फोन नंबर वेरीफाई करने को बोला जाएगा, और दोनों वेरीफाई करने के बाद ही प्रोसीड करना, उसके पहले प्रोसीड मत करना, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, जनरली आपको यहां पे क्या भरना पड़ेगा, जैसे आपका ये हो गया कि आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 1 या 2, ठीक है, ये आप चूज करना है। अच्छा, इस बार नहीं, पिछले बार भी ऐसे ही था, मतलब 2-3 बार से यही चीज आ रहा है कि आपको टेस्ट पेपर का जो ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा टेस्ट पेपर, जैसे ये तो आपका फिजिक्स हो गया, हाँ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी। देखो, आप जिस रीजन में हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, आईआईटी वाइज उस चीज को डिवाइड कर दिया कि अगर मान लो कि आप आईआईटी दिल्ली से हो, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के आसपास का अगर आपका जोन पड़ रहा है, इन दैट केस दिल्ली के आसपास जो सेंटर है, अगर आपने पहला चॉइस वही फिल किया है, तो दूसरा और तीसरा चॉइस जो उसी रेंज में आपको दिया जाएगा, उसके बाहर का नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने आईआईटी दिल्ली जोन का अगर पहला सेंटर अगर आपने दिल्ली चूज कर लिया, सेकंड सेंटर आप चेन्नई, बैंगलोर कुछ चूज नहीं कर पाओगे।
आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको दिल्ली के आसपास वाले जो रीजन है या दिल्ली आईआईटी दिल्ली का जो जोन है उसमें जो सेंटर अवेलेबल है आपको वही ऑफर किया जाएगा। आप फर्स्ट सेंटर जो है, इसी के लिए फर्स्ट सेंटर जो है प्लीज आप थोड़ा वाइजली चूज करना। आपका जिधर घर है, जिधर आपका कॉलेज है, या फरवरी मंथ में आप जहां पे रहने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग प्लीज इसको चूज करना। ठीक है, फरवरी मंथ में आप जहां पे रहने वाले हो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लीज को चूज करना, ताकि बाद में यह दिक्कत ना है कि सर क्या मेल आईडी मेल कर दें सेंटर चेंज हो सकता है, उसका झमेला मत पालना। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तक लास्ट डेट है, अक्टूबर तक आप डिसाइड कर लो कि आप उस टाइम पे कहां रहने वाले हो और प्लीज स्ट्रिक्टली वहीं पे रहना। ठीक है, ताकि आप एग्जाम को दे सको। कोविड वगैरह अब इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से उसके अकॉर्डिंग जो है आप चूज कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वही हो गया, आपने जो वहां पे नाम डाला था वो नाम आपका यहां पे अपीयर हो जाएगा। ईमेल आईडी फोन नंबर ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ये आपको यहां पे सबमिट करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब आप डाल दोगे यही हो गया। आपने सेंटर वगैरह जो आपने चूज करा था यही है। अच्छा उसके बाद फिर आपका यही हो गया नेशनलिटी, जेंडर आपका हो गया। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप जो भी आईडी प्रूफ देते हो, जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ हो गया, अगर आप आधार कार्ड देते हो तो ध्यान रखना जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे जो आईडी प्रूफ आप यहां पे दे रहे हो कोशिश करना कि वही आईडी प्रूफ वहां पे कैरी करने का। ऐसे कुछ चेक नहीं होता, मतलब वो बस देखेंगे कि हाँ ये आप हो, वैसे चेक तो होता नहीं है, बट प्लीज टू मतलब अपने लिए तो अपने मतलब अपने साइड से कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए प्लीज अगर यहां पे आप आधार कार्ड चूज कर रहे हो, अगर आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो या ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है या कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड अगर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको लेके जा रहे हो तो ध्यान रखना उस चीज का कि जब आप एग्जाम दो सेंटर पे जब जाओ तो आप यही आईडी प्रूफ जो है आप प्लीज कैरी करना। आईडी प्रूफ का यहाँ पे नंबर आपको डाला जाएगा। कैटेगरी में वही हो गया जनरल, ईडब्ल्यूएस ये। अच्छा बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सर यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा क्या? देखो इन तीन इसमें जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी और ये एनसीएल हो गया, इनमें आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर इनकेस मांगा, इसमें तो खैर जनरल में तो कोई है भी नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी कुछ नहीं मांगा जाएगा। अगर इनकेस देखो मांगा जाना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, 6 मंथ या 1 ईयर की होती है। मांगा नहीं जाएगा आपसे, ये डॉक्यूमेंट सारे काउंसलिंग के टाइम पे भरवाए जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। इनकेस अगर मांग रहे, मैंने फॉर्म भरा मेरे से नहीं मांगा गया, मैंने देख लिया इसको, तो अगर इनकेस अगर मांग, क्योंकि मैंने दूसरा कोई कैटेगरी चूज नहीं किया था, मैंने जनरल कर दिया था, बट अगर आपसे मांगा जाए तो अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है तो आप उसको जमा करना। बाय द वे नहीं मांगा जाएगा, मैं पहले बताता हूं नहीं मांगा जाएगा, आप फॉर्म भर के देख लेना। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया। उसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके पास। अच्छा एसटी और एससी कैटेगरी में प्रोबेबली हो सकता है ऐसा कि वो डॉक्यूमेंट मांग दे क्योंकि वहां पे आपका फी रिलैक्सेशन है, तो अगर है, क्योंकि एससी और एसटी का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, सर्टिफिकेट जो होता है लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो आप अगर मांगा जाए तो आप उसको प्लीज रखना अपने पास। ठीक है, अपने पास रखना कि अगर मांगा जाए तो अपलोड कर देना, ना मांगे। मैंने चूंकि जनरल चूज किया था तो मतलब मेरे को कुछ दिखा नहीं वैसा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा था, तो इसलिए मैं प्रोसीड कर गया था वहां पे। ठीक है, तो ये सारा हो गया। आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा चीज आपको वेरीफाई करना पड़ जाएगा। तो ये वही बात होगी, फॉर्म में ज्यादा कुछ है नहीं भरने को। ठीक है, वही हो गया। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना पड़ जाएगा। ठीक है, एड्रेस वही भरना जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है फिलहाल। ठीक है, आप उसको भर सकते हो। आप अपना घर का जो एड्रेस है आप उसको भी डाल सकते हो, जहां पे आपका, मान लो कि अगर आप दिल्ली में रहते हो लेकिन आपका घर जो यूपी में कहीं पे बिहार में, तो आप बिहार का एड्रेस डाल दो। आप दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली का एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके मेलिंग एड्रेस पे कुछ नहीं जाएगा। आपका जो मेलिंग एड्रेस है ये वाला, इस एड्रेस पे आपको कुछ नहीं जाएगा, तो आप यहां पे कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोशिश करना अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस को ही डाल देना, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, वही हो गया। अच्छा उसके बाद कहां से आपने मतलब ये, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, और उसके बाद फिर आपका ये वाला, इसको मैं आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा क्वालिफाइंग डिग्री, तो आप बीएससी बीटेक जो भी कर रहे हो आप यहां पे वो चीज फिल कर लोगे। उसके बाद डिसिप्लिन क्या है, तो डिसिप्लिन में फिजिक्स डाल देना। अगर आपका जनरल है, जनरल बीएससी है, तो जनरल बीएससी आप वहां पे लिख के निकल जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, जनरल बीएससी लिख के वहां से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या फिर आप वहां पे जनरल बीएससी लिख दो या पीसीएम लिख दो, या अगर आपके पास पीसीबी है, ये जो भी है, लाइफ साइंस है लाइफ साइंस भर दो। ठीक है, फिजिकल साइंस है फिजिकल साइंस भर दो, जो सब्जेक्ट है आप वहां पे भर दो। अगर आपका ऑनर्स है तो फिजिक्स वहां पे सिंपली बीएससी फिजिक्स डाल देना वहां पे, और कुछ डालने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स के आप तब मैथमेटिक्स डाल देना। ठीक है, यहां पे और कुछ नहीं करना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, इसीलिए मैंने बता दिया इसको। ठीक है, उसके बाद फिर वही हो गया कि आपने कहां से आपका एड्रेस, आपका कॉलेज, मतलब आप यहां से ग्रेजुएट हो चुके हो क्या, अगर हो गया तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। और यहां पे पूछा गया कि आप कौन से साल में ग्रेजुएट हो रहे हो, इधर 22 और 23, तो आप अगर मतलब अगर आपने नो डाला हुआ तो वो पूछेगा आपसे कि 22 या 23। अगर आपने यस डाला है तो कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपको वो चीज यहां पे फिल करना है। ठीक है, वो सारी चीजें होगी।
कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस, ठीक है, सिटी, टाउन, पिन कोड, ये सारी चीजें मांगी गई है। तो कॉलेज आप जाते होगे तो आपको पता ही होगा कहां पे है क्या नहीं है। अगर आप इग्नू से हो इनकेस, तो आपका इग्नू का जो स्टडी सेंटर है आप सीधा उसका यहां पे एड्रेस जो है पूरा डाल सकते हो। इनकेस अगर आप ओपन से हो या इग्नू से हो, तो इन दैट केस आपका इग्नू का जो भी स्टडी सेंटर है जहां पे आपका असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ता है, आप सीधा वो डाल सकते हो, क्योंकि इग्नू के बच्चे भी इसका फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको देख लेना। अच्छा, उसके बाद ये हो गया सर अपलोड फोटोग्राफ। देखो फोटोग्राफ में यहां पे सीधा बोला गया कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 केबी से लेकर 200 केबी तक होगा। ठीक है, आप चाहो रीसाइज, फोटो रीसाइजर बहुत सारे ऐप आते हैं, कहीं से भी जाके आप रीसाइज कर लेना। रीसाइज करके इमेज का साइज जो 20 से लेकर 200 केबी तक रखना अपना पासपोर्ट साइज फोटो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि उसका मतलब क्या क्या होना चाहिए वहां पे। सिग्नेचर जो है वो आपका इसमें होना चाहिए, आपका 5 to 150 केबी। देखो आप साइज ढंग से मेजर ये कर लेना, ठीक है, कि साइज आपका जो है। उसके बाकी चीजें जो यहां पे जब अपलोड करोगे ना, तो क्रॉप का ऑप्शन बड़ा बढ़िया सा आता है। ठीक है, तो वहां पे आप जो आपको फोटो का जो भी पार्ट चाहिए आप उसको क्रॉप करके बहुत आराम से अपलोड कर सकते हो। बस साइज जो है प्लीज पहले से आप रीसाइज कर लेना। पिक्चर जो उसको पहले से रीसाइज करना, उसके बाद फिर आप यहां पे आना, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बस इतना सही है। उसके बाद फिर आपको यहां पे डिक्लेरेशन आपसे भराया जाएगा कि भाई आप यहां पे डिक्लेयर कर दो, आई एक्सेप्ट वाला ये जो है ये वाला पार्ट आप कर देना। आपको आईआईटी के बारे में, आईआईटी जैम के बारे में कहां से पता चला वो आप यहां पे भर देना, सोशल मीडिया या दोस्तों से, ये जो भी है आप यहां पे सेलेक्ट कर लेना जो भी है। इसके बाद सीधा आपका यहां पे प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। बट एक बार मैं आपको बोलूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट से पहले सेव एंड व्यू चेक कर लेना। ठीक है, सेव एंड व्यू जो है प्लीज इसको आप देख लेना कि कोई अगर गलती हो गई है जो भी है, आप उसको एक बार देख के, ताकि आप एडिट करने का आपके पास यहां पे मौका रहे। क्योंकि एक बार फील कर दोगे उसके बाद फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने कुछ अगर गलतियां कर दी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप यहां पे पहले सेव एंड व्यू करना, उसके बाद फिर ढंग से चेक करके उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट जो है इसमें आप चले जाना। प्रोसीड टू पेमेंट में जाओगे, इस तरह का आपका आ जाएगा इनरोलमेंट आईडी, आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंफर्म करना इसको, कितनी फी आपकी जानी है वो यहां पे आपका शो हो जाएगा। जैसे इस केस में 1800 शो कर रहा है, तो 1800 900 जो भी है वो आपका यहां पे शो कर जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दोगे। बड़ा बढ़िया सा ये रहा, ये सारी चीजें, कितना आपको लगना है, क्या चार्जेस वगैरह लगने हैं वो यहां पे आपका लिखा हुआ है। ये कैप्चा डाल देना यहां पे आप, सीधा आपका इस तरह का ये कैसे कैसे पेमेंट करना है। स्टेट बैंक ये कार्ड आजकल सारे यूपीआई से करते हैं, यूपीआई से कर सकते हो। अदर बैंक डेबिट कार्ड है ये डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, ये सारे ही ओपन है आपके लिए। आप जिससे चाहो बहुत आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इतना सा ही स्टेप है इसका, ठीक है, बहुत आसान सा स्टेप है, बहुत बड़ा यहाँ पे ये नहीं है, आपको रॉकेट साइंस है नहीं। आराम से जाके पेमेंट करो, ठीक है, बस चिल मारो, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो बस यही था, इतना सा ही था। बट हाँ, एक बार मैं बोलूंगा आपको कि प्लीज ये प्रोस्पेक्टस जो है ना, इसको प्लीज रीड कर लेना। कहां गया ये जो यहां पे आपका इससे पहले जो आपका आएगा ना प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट, ये वाला ब्रोशर वाला, ब्रोशर जो है आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसको प्लीज एक बार आप जाने से पहले, पूरा फॉर्म फिल करने से पहले रीड कर। देखो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी ओबीसी का फॉर्मेट या एसटी एससी का फॉर्मेट वो तो आपका एज यूजुअल वो हर जगह वैलिड होता है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। तो बस इस चीज को थोड़ा ध्यान से कर लेना, बाकी ये आपका कुछ नहीं है, एकदम आसान सा काम है। ठीक है, तो भाई यही है। अगर आईआईटी जैम से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आईआईटी जैम फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वीडियो में प्लेलिस्ट वगैरह बने हुए हैं, जाके चेक करो, देखो। बाकी आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो जाके। ठीक है, सो टाटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।